Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to read Class 6 History, Chapter 1. Okay, and it's an explanation of this chapter. Student, it's a second video of this chapter. Alright, so start from page number 4, last para. Over the year, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. Okay, preserve means संरक्षित रखना and monasteries means मठ आश्रम. Okay, तो ओवर द एयर्स ओके इतने वर्षों में जब पांडुलिपि का कलेक्शन हुआ था, बहुत वर्षों तक पांडुलिपि संग्रहालय में या अदर प्लेसेस में रखी गई थी, तो कई वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को इंसेक्ट्स ने कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट हो गई थी. But many have survived, often preserved in temples and monasteries. लेकिन कुछ ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं. इन पांडुलिपियों को मंदिरों और मठों में मंदिरों और मठों में मॉनेस्टरीज मठ या आश्रम मठों में या विहारों में रखा गया है. These books dealt with all kinds of subject, religious beliefs and practices. The lives of kings, medicine and science. Full stop. Okay. These books dealt with all kinds of subjects. Okay. प्रायः ये जो पांडुलिपियाँ थी ये मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी और इन पुस्तकों में these books dealt with all kinds of subject और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जीवन, मेडिसिन, औषधियाँ एंड साइंस और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की इन पांडुलिपियों में, इन पुस्तकों में चर्चाएं मिलती हैं. बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज. अब इन पांडुलिपियों के अलावा, इनके अतिरिक्त राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों के अलावा इनमें महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं. Many of these were written in Sanskrit. Others were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil. Many of these were, इनमें से बहुत सी पांडुलिपियाँ संस्कृत में लिखी गई हैं. जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में. प्राकृत लैंग्वेज कौन सी है? लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य लोगों के द्वारा यूज़ की जाती थी. तो इन भाषाओं में, प्राकृत और तमिल भाषाओं में भी ये महाकाव्य और नाटक पांडुलिपि के माध्यम से मिले हैं. And these Prakrit. We can also study inscriptions. All right. हम अभिलेखों का अध्ययन, inscriptions means students अभिलेख. हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. ऐसे लेख, जो ये अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं? ये relatively hard surfaces, ठीक है, अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे हुए रहते हैं. इनको अंकीर्ण किया जाता है, उत्कीर्ण किया जाता है स्टोन और मेटल्स में. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. कभी कभी क्या होता था? कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह क्या करवाते थे? इंस्क्राइब्ड करवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे. उत्कीर्ण करना मीन्स कोई हार्ड कठोर शेप में खुदाई करके, किसी नुकीली चीज़ से खोद के, उभार करके कुछ शब्दों को या कुछ संदेशों को लिखना क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शंस यानी इंस्क्राइब कहलाता है. इंस्क्रिप्शंस मीन्स अभिलेख. देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग
kings and queens recorded what they did. There are other kinds of inscriptions. Okay, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. विक्ट्रीज मीन्स विजय, बैटल मीन्स युद्ध. ओके, उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में प्राप्त जो उनको विजय होती थी उसका लेखा जोखा भी इन अभिलेखों में करवाते थे. ओके, तो स्टूडेंट, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं? ये एक ऐसे लेख, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण हुए शब्द या संदेशों को अभिलेख कहते हैं. ठीक है, हो सकता है वो पत्थर पर कोई संदेश लिखा हो, एज यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर. देखिए, ठीक है, आप इस बुक में देखिए पिक्चर बना हुआ है, ये क्या है? अभिलेख है. ठीक है, तो ये कोई हार्ड हो सकता है, लोहे की कोई हार्ड सतह हो, मेटल हो कोई, उस पर उत्कीर्ण शब्दों को अभिलेख बोलते हैं. ये पत्थरों में, चट्टानों में, लोहे की कठोर धातु में, अन्य चीज़ों पर भी ये मिलती है, जिसे स्क्राइब किया जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है किसी नुकीली चीज़ से. ठीक है. So next, can you think of the advantages of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? Okay, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या कारण होते थे, क्या लाभ होते थे? ओके, एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती थी. तो अभी जैसे हमने अभिलेख पढ़ा, उससे पहले हमने पांडुलिपि पढ़ा था. तो अब आप ये बताइए, ये आप सोचिए कि जो ये राजा महाराजा या कोई अन्य वर्ग समाज का इंस्क्रिप्शंस करवाता था, अभिलेख लिखवाता था, अभिलेख बनवाता था, तो उसके पीछे क्या कारण थे? क्या उनको कोई फ़ायदा था, इससे लाभ था, और ऐसा करने पर क्या क्या कठिनाई आती थी? So next, there were many other things that were made and used in the past. Okay, इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी थी और प्रयोग में लाई जाती थी. Those who study these objects are called archaeologists. और archaeologist means पुरातत्व शास्त्री. ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद या पुरातत्व शास्त्री कहलाते थे. कैसी वस्तुओं पर अध्ययन करने वाले? जो कि अतीत में बनी और प्रयोग में कुछ वस्तुएं लाई जाती थी, जो इस पर अध्ययन करते थे, इस पर सूचनाएं इकट्ठा करते थे, उनको पुरातत्वविद कहा जाता था. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक. ओके, मेड ऑफ स्टोन एंड brick, पेंटिंग एंड स्कल्पचर. ओके, एंड दे स्टडी ऑफ. अब इस आर्कियोलॉजिस्ट में, आर्कियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता था? पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी, ओके, पत्थर और ईंट से बनी वस्तुओं, इमारतों के अवशेषों से चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्वेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स. ओके, दे ऑल्सो एक्सप्लोर, और वे औजारों, ठीक है, टूल्स मीन्स औजार, हथियारों, वेपन्स, पॉट्स बर्तन, पैन बर्तन, ओके, पॉट्स एंड पैन्स घड़े और बर्तन, ऑर्नामेंट्स आभूषण, एंड कॉइन्स और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई का काम करते थे. कौन करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट करते थे. ओके, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, others of bone, baked clay or metals. Okay, तो वे क्या करते थे? उनमें से कुछ चीज़ें पत्थर की भी बनी होती थी, जो पॉट्स, पैन्स, वेपन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स को जो वो इकट्ठा करते थे, उनकी छानबीन करते थे इतिहास के बारे में, अतीत की जानकारियों को जुटाने के लिए. तो इनमें से जो चीज़ें होती थी ये मे बी पत्थर की, या बोन मीन्स हड्डियों की बनी हुई, या पकी मिट्टी की, बेक्ड क्ले और मेटल धातु की, और
बेक्ड क्ले पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसी वस्तुएं जो कि बहुत कठोर होती थी, इम्पेरिसेबल मीन्स जल्दी नष्ट ना होने वाले, ठीक है, सब्सटेंस धातुओं की बनी होती थी, यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय तक चलती थी. ऑलराइट, here you can see inscriptions, and this side read an old inscriptions. Okay, an old inscriptions, this inscription dates to about 2250 years ago and was found in Kandhar, present day Afghanistan. It was inscribed on the orders of a ruler named Asoka. You will read about him in chapter 8. When we will write anything, we use a script. Scripts consist of letters or signs. When we read what is written or speak, we use a language. Okay, this inscriptions was inscribed in two different scripts and languages, Greek top and Aramaic below, which were used in this area. An old inscription, एक बहुत ही प्राचीन पुराना अभिलेख जो कि लगभग 2250 वर्ष पुराना था, अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ. ठीक है, जिसे हम कांधार, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान बोलते हैं. ओके, इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका. यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था. यू विल रीड अबाउट हिम चैप्टर 8, जिसके बारे में आप आगे चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. When we write anything, जब हम कुछ लिखते हैं, we use a script. Script means लिपि का प्रयोग करना. जो हम लिखते हैं हिंदी या इंग्लिश में, उसे क्या बोलते हैं, लिपि. जब हम कुछ लिखते हैं तो हम लिपि का प्रयोग करते हैं. Script consists of letters or sign. When we read what is written or speak, we use a language. और लिपियाँ अक्षर अथवा संकेतों का, ठीक है, letters और sign. Sign means संकेत, letter means अक्षर और संकेतों से बनी होती है. जब हम कुछ बोलते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं. ऑलराइट, दिस इंस्क्रिप्शंस वॉज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक टॉप एंड अरेमिक बिलो, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया. ऑलराइट, तो यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, ग्रीक मीन्स यूनानी, एंड अरेमिक नामक दो भाषाओं और भिन्न लिपियों में से है. ओके, नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, टर्न. So here at first we read about these pictures. Left, a pot from an old city. देखिए ये पॉट आर्कियोलॉजिस्ट को मिला होगा एक बहुत ही प्राचीन शहर से. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो. ओके, तो यह मटका हमें, यह पात्र हमें एक प्राचीन नगर से मिला, और इस तरह पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो. इस तरह के जो बर्तन या पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था. एंड राइट साइड स्टूडेंट्स, राइट साइड क्या है, यू कैन सी right side, an old silver coins such as this one were in use from about 2500 years ago. In what ways is the coin different from the ones we use today? Okay, and the left side a pot from an old city, and a right side an old silver coin such as this one were in use from about 2500 years ago. तो बाएं साइड तो हमने प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र को देखा, और दाहिनी तरफ क्या है, एक पुराना चांदी का सिक्का है. इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले किया जाता था. ओके, हमारे द्वारा आज. ऑलराइट, इन व्हाट वे इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे. हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे अलग होता है. ऑलराइट, so let's start students about this archaeology. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Okay, archaeologist पुरातत्वविद, ओके,
पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं एंड मछलियों की हड्डियां भी देखते थे और उन्हें ढूंढते थे. ओके, क्यों ढूंढते थे? टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट. यह देखने के लिए कि अतीत में उन्हें इससे कई चीज़ों की जानकारी मिलेगी, जैसे कि वे क्या खाते हैं. प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड. ओके, दे सर्वाइव इन अ चैरिड फॉर्म. ओके, प्लांट्स रिमेन बने रहते थे, सर्वाइव फार मोर रेयरली वनस्पतियों के जो अवशेष थे, पौधों के जो अवशेष थे, बहुत मुश्किलों से बच पाते थे यदि अन्न का दाना, सीड्स ऑफ ग्रेन, यदि अन्न का दाना अथवा लकड़ी के टुकड़े, पीसेज ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में भी रिमेन रहते हैं, बचे रहते हैं. डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या पुरातत्वविद को बहुत सारे कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Historians means इतिहासकार. Okay, scholars means विद्वान, source means स्रोत, information सूचना, manuscript पांडुलिपि, inscriptions अभिलेख, archaeology पुरातत्व ज्ञान. ओके, तो हिस्टोरियंस जो थे पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का, सोर्स शब्द का प्रयोग करते थे. And once source are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. Alright, तो इतिहासकार उन्हें क्या कहते थे? इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते हैं. जैसे हमने आपको बताया ना, हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट. इतिहासकार कौन होते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं और ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ओके, और इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं. ओके, और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है. वन सोर्सेज आर फाउंड, यदि वे स्रोत हमें मिल जाते हैं तो लर्निंग अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पढ़ना, बिकम्स एन एडवेंचर, बहुत ही साहसपूर्ण और बहुत ही रोचक, एडवेंचरस हो जाता है. ओके, क्यों होता है? एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत का पुनः रिकंस्ट्रक्ट, पुनः निर्माण होता चला जाता है. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव हु यूज ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट. इसीलिए इतिहासकार और या पुरातत्वविद उस डिटेक्टिव की तरह होते हैं. डिटेक्टिव मीन्स जासूस, उस जासूस की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग कैसे करते हैं? अतीत को जानने के लिए इन सभी स्रोतों का प्रयोग एक सुराग के रूप में, क्लूज के रूप में किस लिए करते हैं? ताकि वे अतीत को, इतिहास को जान सकें. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वन, पास्ट और मैनी. अतीत, पास्ट मीन्स अतीत एक है या अनेक अतीत है. ठीक है, अतीत एक या अनेक. ओके, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट? ओके, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ योर बुक? ठीक है, जैसे कि हम इस बुक का टाइटल हम देख सकते हैं. हमारी इस बुक का टाइटल क्या है? अवर पास्ट है, अवर पास्ट. तो क्या कभी हमने सोचा कि हमारी इस पुस्तक का नाम अवर पास्ट क्यों रहा? हमारा अतीत क्यों रखा गया हमारी इस बुक का नाम? वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, वी हैव यूज्ड,
तो हमने यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? प्लूरल शब्द के लिए, यानी बहुवचन के रूप में किया गया है। ओके, और ऐसा क्यों किया गया है बहुवचन के रूप में? ऐसा इस तथ्य की ओर अटेंशन देने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों को इस अतीत के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पास्ट शब्द का अर्थ किसके लिए है? प्लूरल यानी बहुवचन के लिए है, जिसका अर्थ होता है टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट, उन मामलों की तरफ ध्यान खींचना। टू द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो कि लोगों के अलग अलग समूह के लिए पास्ट का, इतिहास का, अतीत का मतलब क्या होता था? अलग अलग होता था। अब अगर उदाहरण देखें, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson and so on. उदाहरण के लिए, the lives of herders, herders means students पशुपालक, farmer means किसान, तो पशुपालक और किसानों का जो जीवन होता है वे were different from those of kings and queens, वे उस समय के राजा और रानियों के जीवन से बहुत अलग था। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट मीन्स व्यापारियों के जीवन से अलग था। किसका जीवन? पशुपालक और किसान का। वह डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, और उस समय के क्राफ्ट पर्सन मीन्स शिल्पकार, काश्तकारों से भी अलग था। एंड सो ऑन, और इस प्रकार से कई व्यक्तियों के समूह से उनके जीवन में क्या था? बहुत सारी विभिन्नताएं थी। Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts ऑफ द कंट्री। ओके, तो जैसे कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाजों का पालन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड फॉर बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, तो देखिए, अब उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग, अंडमान और अंडमान आइलैंड मीन्स द्वीप के अधिकांश लोग गेट देयर ओन फूड, वे आज भी अपना भोजन स्वयं कैसे करते हैं? मछलियाँ पकड़कर, हंटिंग शिकार कर कर, एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और वन से उत्पाद को संग्रह करके, फल फूल के संग्रह द्वारा वे अपने भोजन को करते हैं। बाई कंट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड्स, और अगर इसके विपरीत देखा जाए, शहरों में रहने वाले लोग अपने भोजन के लिए, अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। तो difference such as these existed in the past as well. Okay, तो इस तरह के जो डिफरेंसेज हैं, इस तरह के जो अंतर हैं, वे अतीत में आज भी विद्यमान हैं। Okay, besides there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Besides, इसके अतिरिक्त एक अलग प्रकार का अंतर और क्या है? There is another kind of difference कि we know a great deal about kings and battles they fought because they kept records of their victories. उस समय शासक जो थे, अपनी विजय का जो लेखा जोखा, जो रिकॉर्ड होता था, वे रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, इतिहास की पुस्तकों के माध्यम से, लिटरेरी सोर्सेज के माध्यम से, अन्य चीज़ों से, लेखों के माध्यम से, क्योंकि उस समय जो राजा जिस राज्य में विजय प्राप्त करते थे, जितने युद्ध वो लड़ते थे, उसका पूरा लेखा जोखा, उसका पूरा रिकॉर्ड वो संभाल के रखते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज hunters, fishing folk gathers, farmers or herders did not keep records of what they did. Generally, सामान्यतया, ओके, जो क्या होते थे? ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य जो लोग जो होते थे,
थे, जिनमें कि सच एज हंटर्स मीन्स शिकारी, फिशिंग फोक वहाँ के जो मछुआरे होते थे, ओके, गैदरर मीन्स संग्राहक, फार्मर्स किसान, और हर्डर्स मीन्स पशुपालक जैसे आम व्यक्ति जो थे वे प्रायः अपनी बातों का, अपनी चीज़ों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। वे जो चीज़ करते थे वे उसका लेखा जोखा या उसका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स देयर इज मच दैट रिमेन अननोन। और इस जबकि जो आर्कियोलॉजी है, जो पुरातत्व क्या है, पुरातत्व है, उसकी सहायता से आज हम उनके जीवन को जानने में हमें काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ के सिक्कों के माध्यम से, पात्र के माध्यम से, आभूषणों के माध्यम से उन्होंने अतीत की जानकारियाँ क्या की हैं, संग्रहित की हैं। तो आज हम आर्कियोलॉजी के माध्यम से हमें उनके जीवन के बारे में जानने का मौका मिलता है। हम जान सकते हैं देयर इज़ मच मोर दैट रिमेन्स अननोन, और उनके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना क्या है, शेष है। सो नेक्स्ट, व्हाट डू डेट मीन्स? ओके, डेट मीन्स तिथि। तो तिथियों का क्या मतलब होता है? तिथियों का मतलब, ओके, इफ somebody ask you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. If somebody ask you the date, okay, यदि कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन को तारीख, मंथ, महीने, ईयर, वर्ष 2000 एंड समथिंग और इस प्रकार से उसको बताओगे, है ना। तो वही तो क्या है, तिथि है। तिथि का क्या मतलब होता है? अगर आपसे पूछे क्या डेट होता है तो आप डेट में जल्दी से उसको आज की डेट या आज का मंथ बता देंगे, डेट बता देंगे, डे बता देंगे और ईयर आप बता सकते हैं। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन्ड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ओके, तो वर्ष की जो यह गणना होती है 2001, 2019, 2020, जो वर्ष की ये जो गणना है, ये ईसाई धर्म परिवर्तक जो कौन थे, ईसाई धर्म परिवर्तक कौन थे, जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ओके, तो ये याद रखना, जो ये तिथि की गणना है, जो सन की गणना है, ये ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के जन्म के आधार पर की जाती है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर हम सन 2000 की बात करें तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का समय। ओके, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। ऑलराइट, ऑल डेट्स, सभी तारीखें, सभी तिथियां जो कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की हैं, उन्हें ईसा से पहले, ओके, यानी BC जो डेट के आगे लिखा जाता है, BC का मीन्स होगा बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले उसके रूप में जानी जाती हैं। ओके, एंड इन दिस बुक वी विल रेफर to dates going back from the present, usually 2000 as our starting point. In this book, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु, our starting point, 2000 को हम अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का, ओके, प्रेजेंट की पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा याद रखना कि जहाँ पर BC लिखा होता है तो BC मीन्स होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और हम अगर कोई भी सन का, कोई भी तिथि का अगर हम मतलब निकालते हैं, कोई भी तिथि अगर हम पढ़ते हैं तो उस तिथि का मतलब होता है 2000। अगर हम एग्जाम्पल में लें, 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ, means that all dates before the birth of Christ are counted, students, backwards, okay, and usually have the letters BC। तो BC means हम क्या कह सकते हैं, before Christ। तो जहाँ पर भी BC लगा होगा it means कि वो टाइम पीरियड क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है, तो उसे हम बैकवर्ड काउंटिंग में लेते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि तिथि का क्या मतलब है और BC का यूज कैसे किया जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू,
वर्ष की जो गणना होती है वो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, अगर जैसे 2000 वर्ष कहने का मतलब होगा ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से होता है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी डेट्स, सभी तिथियां ईसा पूर्व लिखा जाता है उसे, यानी बीसी लिखा जाता है। ठीक है, और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करेंगे। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, टर्न द पेज। लेटर्स विथ डेट्स। ओके, इतिहास और तिथियां। लेटर्स विथ डेट्स मीन्स इतिहास की तिथियां। ओके, बीसी। अब ये लेटर्स हमें बताएंगे इतिहास के घटनाओं के बारे में, इतिहास की तिथियों के बारे में। पर्टिकुलर उस डेट के आगे अगर बीसी लिखा होता है तो उसको हम इतिहास के किस बात से, किस संक्षेप में उसको हम लेकर जाएंगे। ओके, सो बीसी वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, बीसी को हम किस में मानते हैं? बिफोर क्राइस्ट में मानते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में अगर हम इसे बात करेंगे स्टूडेंट, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व बोला जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व। और इंग्लिश में बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्या बोला जाता है? बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ओके, और हिंदी में बोला जाएगा बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में ईसा पूर्व, और इंग्लिश में बोला जाएगा बिफोर क्राइस्ट। ओके, बिफोर क्राइस्ट। तो वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य अर्थ है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। यू विल समटाइम फाइंड एडी बिफोर डेट्स। ओके, दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लगाते हैं ना, अभी आप पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे और आपने कई बार पढ़ा भी होगा। डेट से पहले एडी लिखा जाता है, और एडी को अगर हम हिंदी में लिखते हैं उसे लिखा जाता है ईसा। एडी मीन्स ईसा लिखा जाता है। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड। यह दो लैटिन शब्दों से बना है। दो लैटिन शब्द कौन से हैं? एनो और डोमिनी, जिसका अर्थ होता है ईसा के जन्म के वर्ष से होता है, जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2012। तो इसलिए 2012 को अगर हम लिखेंगे तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? एडी 2012, यानी एनो डोमिनी। एडी मीन्स एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट। ओके, sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC। और कभी कभी इसे शॉर्ट में भी यूज़ किया जाता है, अनदर अल्फ़ाबेट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। कभी कभी CE को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? CE यूज्ड इंस्टीड ऑफ AD। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज मत हो ना, अगर कहीं पर AD नहीं लिखा होगा, अगर CE लिखा होगा तो उसका मीन्स भी वही होगा। और BCE की जगह BC या BC की जगह अगर BCE लिखा होगा तो उनकी मीनिंग क्या होगी? सेम होगी। द लेटर CE स्टैंड फॉर common era and BCE for before common era। the letter CE stand for। अब CE का जो शब्द है, जो लेटर CE है, उसका अर्थ होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा मीन्स कॉमन एरा, जो कॉमन एरा उस समय का जो युग था, साधारण सामान्य जो युग था। एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन एरा। और BCE का प्रयोग किसके लिए होता है? बिफोर कॉमन एरा के लिए। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इन शब्दों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इसका प्रयोग कैलेंडर की तरह सामान्य हो गया है। इन इंडिया, भारत में, वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था। एंड समटाइम्स द लेटर्स BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। और कभी कभी इस जगह पर BP का प्रयोग भी किया जाता है, दो लेटर्स BP जिसका मीन्स होता है बिफोर प्रेजेंट। ठीक है,
So find two dates mentioned in page 3. Which set of letters would you use for them? ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको क्या करना है, पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ कि उनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग, बीपी या बिफोर क्राइस्ट या एडी, किस चीज़ का आप उसमें प्रयोग करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो पेज नंबर 3 में आप बाद में करेंगे, उसे देखेंगे. सो एल्स वेयर मीन्स स्टूडेंट्स अन्यत्र, इन सब के अलावा, जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे. So let's start. We have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces. हमने पढ़ लिया है कि inscriptions कहाँ पर होते हैं, अक्सर hard surface पर, कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं. किसको, अभिलेखों को हम देख चुके हैं. ओके, many of these were inscribed several hundred of years ago. और उनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए. ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज. ओके, और सभी इंस्क्रिप्शन, सभी अभिलेखों को दोनों लिपि और भाषा में लिखा गया. Languages which were used as well as scripts have changed over time. भाषा which were used, जो used की जाती थी, जो प्रयोग की जाती थी, जो भाषा as well as script या फिर जो लिपि का प्रयोग किया जाता था, changed over time, वे कई वर्षों तक बदलती चली गई. टाइम आने पर, समय बदलते बदलते लिपि में भी और भाषा में भी परिवर्तन होता चला गया. सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वॉज इंस्क्राइब्ड. तो कैसे जो स्कॉलर्स होते थे, जो विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग होता था, कैसे वो समझ पाता था, विद्वान यह कैसे जान पाता था कि क्या लिखा गया है, क्या उत्कीर्ण किया गया है. दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट. ओके, तो स्टूडेंट्स डेसिफरमेंट, दिस कैन बी डन, तो यह किसके द्वारा किया जाता था, यह अज्ञात लिपि, डेसिफरमेंट्स अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता था कि कौन सा, ये किस भाषा में लिखा गया है, कौन सी लिपि लगाई गई है. तो इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता था, जिसको डेसिफरमेंट कहते थे. ओके, now next, one of the most famous stories, okay, one of the most famous story of decipherment comes from Egypt. तो एक इस प्रकार की बहुत ही प्रसिद्ध जो कहानी थी, बहुत लोकप्रिय फेमस स्टोरी थी डेसिफरमेंट की, वो दक्षिणी अफ्रीकी देश, ओके, वो दक्षिणी अफ्रीकी, उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में मिलती है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो. इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक फेमस स्टोरी, एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से प्राप्त होती है. इजिप्ट मीन्स मिस्र देश, ठीक है, इजिप्ट से प्राप्त होती है, जो कि उत्तर अफ्रीका में है. Where there were kings and queens about 5000 years ago, और जहाँ पर राजा और रानी, ठीक है, where there were lived kings and queens, जहाँ पर राजा और रानी लगभग 5000 वर्ष पहले रहते थे. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages and scripts. Okay, अब रोजेटा, मिस्र के उत्तरी तट पर रोजेटा नाम का एक टाउन था, ठीक है, कहाँ पर था, इजिप्ट यानी मिस्र के उत्तरी समुद्री तट में एक नगर था जिसका नाम क्या था, रोजेटा था. ओके, यहाँ से, एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड, यहाँ से एक ऐसा इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला, मतलब ऐसा पत्थर जिस पर कोई मैसेज, संदेश उत्कीर्ण किए गए थे, अभिलेख किया गया था. तो यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण शब्द मिला जिस पर which contain inscription in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptians. Okay, तो यहाँ पर एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जो कि, जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भाषाओं और लिपियों में
लिखे गए थे। मतलब एक ऐसा पत्थर मिला, एक ऐसा इंस्क्रिप्शंस मिला था, कहाँ पर, इजिप्ट, मिस्र के उत्तरी समुद्री तटीय में एक रोजेटा नाम के नगर में एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिसमें एक अभिलेख लिखा गया था जो कि 3 अलग अलग भाषाओं और लिपि में लिखा गया था। वे भाषाएं एक तो ग्रीक की थी और दूसरी 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियंस यानी मिस्र लिपि के 2 प्रकार थे। ठीक है, थी तो मिस्र लिपि लेकिन उसके 2 अलग अलग प्रकार थे। उन भाषाओं में उन संदेशों को लिखा गया था। Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a kartok. Okay, तो जैसा कि called a kartos, एंड स्कॉलर्स हु कुड नो, तो जो स्कॉलर्स थे वहाँ पर, ठीक है, उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम के, स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम पर दिखाए गए, जिसे क्या कहा जाता था, कार्टोस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कार्टोस कहा जाता था। दे देन प्लेस्ड द ग्रीक एंड द इजिप्टियन signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. Okay, then they, इसलिए इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा ग्रीक, यूनानी, इजिप्टियन, मिस्री, ठीक है, यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान करी। उन्होंने आइडेंटिफाई किया द साउंड्स विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड, जहाँ पर मिस्र की जो भाषाएं थी वो समझ में आने लगी। एज यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर एल एंड अ बर्ड फॉर ए। ठीक है, तो उन्होंने कैसी भाषा को देखा वहाँ पर कि जैसे आप देख सकते हैं वो भाषा कैसी बनाई गई थी कि अगर लॉयन है तो उस भाषा को देखो, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, लॉयन को वो एल से आइडेंटिफाइड करते थे, एल से इंडिकेट करते थे, एंड अ बर्ड फॉर ए, और बर्ड जहाँ पर बनाई गई थी उसको किससे आइडेंटिफाई करते थे, देखो ए से आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए थे। यहाँ पर एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए गए। तो क्या था, इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों को पहचाना, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए बर्ड का इस्तेमाल किया गया, बर्ड के चित्र बनाए गए। ओके, so once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. Okay, एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर, डिफरेंट लेटर्स स्टूड फॉर, विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, किन किन चीज़ों के लिए विभिन्न अक्षरों का प्रयोग हुआ, जब उनको एक बार ये समझ आ गया था, इसकी जानकारी उनको हो गई थी, तो वे आसानी से इन अभिलेखों को भी पढ़ सके थे। दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल। तो शुरू में उनको उस लैंग्वेज को, उस लिपि को सीखने में परेशानी हुई, लेकिन जब उनको क्लियर हो गया कि इस लिपि में लॉयन के लिए एल और बर्ड के लिए ए वर्ड का यूज़ किया जाता है, ए अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है, तो उनके लिए यह भाषा को सीखना और इस अभिलेखों को पढ़ना बहुत आसान हो गया था। ओके, now imagine, student, now you have to imagine after read the chapter. Okay, you have to interview an archaeologist. Very funny. Okay, prepare a list of 5 questions that you would like to ask her him. Okay, अब आपको कल्पना करनी है स्टूडेंट्स। क्या कल्पना करनी है? बहुत ही फनी कल्पना है, बहुत अच्छी कल्पना है, मज़ेदार है। यू विल डेफिनेटली इंजॉय टू इमेजिन इट। यू हैव टू इंटरव्यू। ओके, आपको एक इंटरव्यू में, यानी इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार, आपको एक पुरातत्वविद का, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व शास्त्री या पुरातत्वविद के साक्षात्कार पर जाना है। ठीक है, तो मैं एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस की, 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करनी है, दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर और हिम, जो कि आप उनसे पूछना चाहेंगे।
ओके तो बहुत अच्छी कल्पना है स्टूडेंट्स, इमेजिन इट एंड राइट इट इन योर रफ कॉपी। ओके, आप रफ कॉपी में वे 5 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएंगे। ओके, और उन 5 क्वेश्चंस को आप वीडियो में भी भेज सकते हैं, मैसेंजर में भेज सकते हैं, एंड व्हेन योर स्कूल विल रीओपन देन वी विल डिस्कस अबाउट योर इमेजिनेशंस। ओके, तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट you have to imagine. You have to imagine that you have to interview an archaeologist, prepare a list of 5 questions that you would like to ask her him, means कि तुम्हें एक पुरातत्वविद का इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू कब लिया जाता है? जब कोई व्यक्ति को किसी जॉब में अपॉइंट करना होता है, किसी पद पर अपॉइंट करना होता है, तो उसके लिए उसके लेवल के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ इंटरव्यू। तो तुम्हें एक पुरातत्वविद का इंटरव्यू लेने जाना है। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस। आपको 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है, दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर और हिम, जो आप उनसे पूछना चाहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम कीवर्ड्स। ओके, आई विल टेल you in these keywords words and meanings. Okay, so first keyword students, traveling. Okay, keyword means उपयोगी शब्द which is very important, which is very usable for you. So first one is traveling. Second, traveling means yatra. Second one is manuscript. Manuscripts means written documents which is written by hand, that is a पांडुलिपि। ओके, इंस्क्रिप्शंस मीन्स अभिलेख, जैसा कि हमने पढ़ा था अभिलेख, इट्स ऑल्सो अ रिकॉर्ड विच इज कार्व्ड ऑन हार्ड सरफेस। ठीक है, जो हार्ड सरफेस पर कार्व किए जाते हैं। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स इतिहास, पुरातत्व। आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व। ओके, पुरातत्व जहाँ पर हम अतीत की जानकारियों के लिए विच वी कलेक्ट और सर्च अबाउट द पॉट्स, पैन्स एंड बोन्स एंड ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ पुरातत्व। एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसा विभाग होता है जहाँ पर इतिहासकार या पुरातत्वविद इतिहास की और अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न चीज़ों का संग्रह करते हैं, उनको तलाशते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस मीन्स इतिहासकार। ओके, अ लर्न पर्सन ऑफ हिस्ट्री, जिसको हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। ठीक है, जो इतिहास का ज्ञानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस बोलते हैं। सोर्स मीन्स स्रोत। ओके, सोर्स मीन्स स्रोत। एंड लास्ट वन डेसिफरमेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, कौन सी प्रोसेस होती है ये? अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट वेयर द लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड ओवर टाइम एंड स्कॉलर्स अंडरस्टैंड। ओके, दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट, यानी अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ठीक है, जिस लिपि के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, जिस लिपि को हम नहीं जानते। लिपि क्या होता है? लिखने की विधि, चाहे वो हिंदी भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी भाषा में। तो ऐसी विधि जिसका हमें ज्ञान नहीं होता, जिस विधि को हम नहीं जानते कि ये क्या विधि है और इसके बारे में हमें नहीं मालूम होता है, तो उस विधि का, उस लिपि का अर्थ निकालना क्या कहलाता है? डेसिफरमेंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, so again I am revising here: traveling यात्रा, manuscript पांडुलिपि, इंस्क्रिप्शंस अभिलेख, आर्कियोलॉजी पुरातत्व, हिस्टोरियन इतिहासकार, सोर्स स्रोत, डेसिफरमेंट अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ very good work students. Now this chapter is finished. Okay, tomorrow I will be back with question answer of this chapter. All right, tomorrow we will start writing work of second chapter and we will start from matching. Let's recall, let's discuss. Okay, so students, read this chapter properly. Okay, and tomorrow I will be back. Stay safe, stay healthy, stay happy students. Have a nice day. Bye bye.